अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा एल्फर्ड हाइब्रिड 2019 मॉडल। और ये गाड़ी एक सही लग्जरियस कम्यूट कार है। ये टोयोटा की तरफ से एक मिनी वैन है और टोयोटा की फ्लैगशिप मिनी वैन है एल्फर्ड। इससे ऊपर भी और गाड़ियां आती हैं लेक्सस की बैचिंग के साथ, बट ये गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है। और एल्फर्ड की ये थर्ड जनरेशन है और इसमें हाइब्रिड इंजन आ गया था। हाइब्रिड इंजन की वजह से इस गाड़ी की राइड बहुत स्मूथ फ्लोई सी है और ये गाड़ी एवरेज भी अच्छी देती है। फिर लग्जरी, बिल्ड क्वालिटी, स्पेस, हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में, और इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाऊंगा ताकि पता लगे कि ये गाड़ी ऑन रोड किस हद तक अच्छा परफॉर्म करती है। ये सब मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये 19 मॉडल है और इसकी डिमांड 2.5 करोड़ रुपए है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a great minivan, and today I'm going to review it. Alright, driving the Toyota Alphard Hybrid 2019 मॉडल। और ये गाड़ी बैठते सारी आपको बहुत स्पेशियस रहेगी। फर्स्ट इंप्रेशन मेरे से बैठने के बाद ये था कि इतना बड़ा डैशबोर्ड मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। यूजुअली कैमरा को मैं विंडस्क्रीन के एंड पे डैशबोर्ड के कोने में माउंट करता हूँ, बट इसमें वहाँ माउंट करने के बाद मैं कहीं कोने में दूर बैठा हुआ लग रहा था। ये अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बेशक वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या इवन ऊंचाई भी हो। छत इसके इतने ऊपर है कि अपना बाजू पूरा खोल सकता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी इटसेल्फ की, तो लोग इसको समझते हैं कि ये थोड़ी सी मॉडर्न हाईएस है, बट ऐसा नहीं है। ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये लग्जरी क्रूजर है बेसिकली, और इसको आप रोड पर चलता हुआ शिप कंसिडर कर सकते हैं। ये लिटरली फ्लोट करती है रोड पे। कंफर्ट के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इवन लॉन्ग पे अगर आपने ट्रैवल करना है और आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा है, तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ट्रैवल करने के बाद आपको वीएट्स वगैरह भूल जाएंगी। ये बहुत कंफर्टेबल है, और सिर्फ कंफर्ट ही नहीं, इसकी सीट्स हैं ही इतनी बड़ी और इतनी खुली कि इसमें आप आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। पिछली सीट्स इसकी आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सीट्स में आर्मरेस्ट अलग आते हैं और ओवरऑल इसका लेआउट भी काफ़ी खूबसूरत है। और एल्फर्ड की ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में जो इसकी मेजर रिफाइनमेंट की गई थी वो था हाइब्रिड इंजन। ये इंजन से पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया। इससे पहले मैंने एल्फर्ड का रिव्यू किया था, वो हाइब्रिड नहीं थी, तो उसमें ऑब्वियसली हर टाइम इंजन की आवाज़ होती थी। और वो गाड़ी E4 भी नहीं थी, ये गाड़ी E4 है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। तो इसका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूँगा। फिलहाल जहाँ तक बात है इसकी एक हाईलाइट की, तो वो ये है कि अभी ये गाड़ी में तकरीबन 50-60 पे चला रहा हूँ, बट ये बिल्कुल फ्लोट करी है। इंजन इसका ऑन ही नहीं है। इंजन इसमें वही आता है जो कि क्राउन या कैमरी ऑफर करती हैं 2.5, और लग्जरी के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। बाकी इस पर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, बैक पे अलग जोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक है, मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल जहाँ तक बात है इसके 2.5 इंजन की, तो अब आपको हो रहा होगा कि इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ 2.5 इंजन जो कि सेडान्स में आता है यूजुअली, तो ऐसा नहीं है। इस इंजन को इस गाड़ी के हिसाब से ट्वीक किया गया है और ये गाड़ी अच्छी खासी हॉर्स पावर यूज़ करती है। और डे टू डे यूज़ के लिहाज से या इवन लॉन्गर जर्नीज के लिहाज से भी ये गाड़ी आपको कहीं भी ना थकाएगी ना तंग करेगी। बाकी जहाँ तक बात है 0 to 100 की, तो इस गाड़ी में 0 to 100 की खास तुकबंदी नहीं है, बट ट्राई करने में क्या बुरा है। तो लेट्स ट्राई इट। इसको मैं कंप्लीट स्टॉप पे ले आया हूँ और अब इसका 0 to 100 चेक करते हैं। तो 3, 2, 1। जो कि ठीक है, इतनी हैवी गाड़ी के लिहाज से ये गाड़ी आपको क्विक फील होती है। ऑब्वियसली ये कोई सुपर कार स्पोर्ट्स का तो है नहीं, बट स्टिल इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से एक डिसेंट फिगर है। बाकी गाड़ी क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है तो ये पावर को अच्छे से डिलीवर करती है ज़मीन पे, वरना अगर ये सिर्फ रेयर व्हील या फ्रंट व्हील होती तो उसमें व्हील स्पिन काफ़ी ज़्यादा होता। ड्राइविंग एक्सपीरियंस गाड़ी का अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील इसका सेम टू सेम V8 जैसा है, तो इसकी फील भी काफ़ी प्रीमियम है। वही मल्टीमीडिया कंट्रोल यहाँ पे भी दिए गए हैं और इसमें फीचर्स भी करीब V8 जैसे ही आते हैं। बाकी इसका ब्रेकर्स पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी फ्लोई है। ब्रेकर्स वगैरह ये गाड़ी फील ही नहीं कराती। तो ये था इस गाड़ी का 0 to 100 जो कि ठीक था। और ये गाड़ी क्योंकि E4 है तो इसने पावर को भी काफ़ी अच्छे से डिलीवर किया है ज़मीन पे, वरना अगर ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील होती है, रेयर व्हील होती है, तो इसमें व्हील स्पिन काफ़ी होता है क्योंकि इसका वजन बहुत है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की कंपैरिजन की कार्निवल वगैरह के साथ, तो उनसे ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बहुत डिफरेंट ऑप्शन है और बहुत बेहतर है, क्योंकि एक तो हाइब्रिड पावर ट्रेन जो कि बहुत फ्लोई सी फील देती है। फिर ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो ये बहुत सारा रिलायबल है, और इसके अलावा इसमें इंजन जो आता है ये और भी टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, तो इसके इंजन के बहुत सारे पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं। बाकी जहाँ तक बात है टेक की, तो टेक भी इसमें अच्छी है। मीटर इसका वैसे ही है जिस तरह की मोस्टली नई टोयोटा की कार्स में आता है, और एवरेज ये गाड़ी तकरीबन 11-12 की दे रही है। निकलने से पहले मैंने इसकी एवरेज को रीसेट कर दिया था, बिल्कुल 0 कर दिया था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जाती जा रही है।
फिलहाल इसको बिल्कुल स्लो चलाने पे या इवन इसकी 0 to 100 करने के बाद भी ये गाड़ी 11.6 11.9 की एवरेज शो करवा रही है अभी, और ये ऊपर जाती जा रही है। आई एम श्योर कि ये गाड़ी नॉर्मल यूज से 15 की एवरेज इजीली देगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है इतनी बड़ी पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से। जहाँ तक बात है बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी है। जगह जगह इसमें वुड दिया गया है, मोस्टली इंटीरियर इस गाड़ी का लेदर का है, और ये गाड़ी क्योंकि एक छोटा ट्रिम है तो इसमें सीट फैब्रिक की हैं, बट मेरे ख्याल से फैब्रिक सीट ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू बाकी जो लेदर की सीट्स होती हैं, क्योंकि लेदर की सीट्स आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह में इसमें ऑलरेडी लेदर आता है। विंडोज़ की चारों सिंगल टैप वाली हैं। रेयर डोर्स भी इस गाड़ी के फॉरवर्ड हैं, और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट पे जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है ये डिफरेंट है। बैक पे अलग से प्रॉपर जोन दी गई हैं। फिर इसमें एयर वेंट्स भी बैक पे अच्छे खासे आते हैं, और इसकी रूफ में एक एम्बिएंट लाइट कंटिन्यू करती है, जो कि इसको बहुत ज़बरदस्त फील देती है रात के टाइम में। ये सारी चीज़ें इसमें कंपनी से ही आती हैं। यूजुअली लोग ये चीज़ें आफ्टर मार्केट ऐड करवाते हैं गाड़ी लेने के बाद। बाकी इसके अलावा इसमें फिर रडार के फीचर्स आते हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव है, और इसमें लेन कीप असिस्ट भी है। लेन कीप असिस्ट अगर ऑन हो तो ये गाड़ी लेन स्विच करते हुए आपको वार्न करती है कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट आउट हो रहे हैं। अगर इंटेंशनल हो तो ये गाड़ी कोई इशू नहीं करती, वरना आपको वार्निंग्स देती रहती है। बाकी देखने में तो ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी लगती है, लेकिन ड्राइविंग के लिहाज से ये गाड़ी उतनी ही स्मूथ और ज़बरदस्त है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में मिसिंग लगी है वो है 360 डिग्री कैमरा सेटअप। टोयोटा रेस जैसी छोटी गाड़ी में भी 360 कैमरास ऑफर कर रहा है। अगर यहाँ भी आ रहा तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। आई एम श्योर कि इसकी कोई और ट्रेंड्स ऑफर करती होंगी, इसमें नहीं है। और इसमें उस वाली चीज़ को कवर करने के लिए एक मिरर दिया गया है, जैसा कि प्राडो TX वगैरह में आता है या V8 AX में आता है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है, बट इसको कहते हैं मिनीवैन है। देखा जाए तो ये गाड़ी फुल साइज SUV से भी ज़्यादा बड़ी है और सही लॉन्ग व्हील बेस है। बाकी जहाँ तक बात इस गाड़ी की लुक्स की तो ये बहुत खूबसूरत है, और इसी से इंस्पिरेशन एक और गाड़ी ने भी ली है, चाइनीज़ कार ने, Hyundai VE EV ने। वो बिल्कुल काफ़ी हद तक इसी का छोटा वर्जन है, बट ये गाड़ी ऐसा चीज़ है जिसको उसने कॉपी किया है। जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इस गाड़ी में ये बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें जो ये एल्फर्ड का लोगो है ये प्रिंटेड है, क्योंकि इसमें रडार आता है। फिर यहाँ पे ब्लू लाइनिंग भी दी गई है, जो कि शो करवाता है कि इंजन इस गाड़ी में हाइब्रिड है। अब ये गाड़ी ऑन खड़ी हुई है, बट इसकी कोई आवाज़ नहीं है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की, तो इनमें ये बाइथोनल प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, DRL दी गई है। ये प्रोजेक्शन लैंप्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होते ही हैं, बट ऑटो लेवल भी करते हैं। फिर इसमें ये फॉग लैंप्स भी LED में आते हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। ग्रिल भी इसमें लेक्सस की कार्स की तरह अच्छी खासी मैसिव दी गई है, और इससे बड़ी विंड स्क्रीन भी मैंने आज तक कभी किसी गाड़ी पे नहीं देखी। ये अच्छी खासी बड़ी विंड स्क्रीन है, और ऊपर इसमें कुछ और सेंसर्स भी दिए गए हैं। और जहाँ तक बात इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी अच्छी खासी बल्कि और बीफियर दी है। फिर इसमें डोर्स के जो हैंडल हैं ये दोनों करीब करीब दिए गए हैं, क्योंकि अगले डोर्स तो नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही ओपन होते हैं, लेकिन रेयर डोर्स गाड़ी के स्लाइडिंग वाले हैं, और ये स्लाइड भी ऑटोमेटिकली होते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और इनको आप की से भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। फिर ड्राइवर इनको बैठ के अंदर से भी इंडिविजुअली ओपन क्लोज कर सकता है, और फिर चढ़ने के लिए अलग अलग स्टेप्स भी दिए गए हैं। सेम गोल्स फॉर आगे वाली सीट्स, इनमें भी स्टेप्स दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको वेंट्स काफ़ी सारे नजर आएंगे, क्योंकि इसमें हाइब्रिड सेटअप आता है और हाइब्रिड की बैटरीज आती हैं, और इन बैटरीज की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये जगह जगह एयर वेंट्स दिए गए हैं, आगे भी और पीछे भी। बाकी जहाँ तक बात इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट की, तो ये भी इसमें बिल्कुल आसान है। मैं इजीली इसमें चढ़ के बैठ भी सकता हूँ और निकल भी सकता हूँ। डोर्स तो मुझे सिर्फ बंद करने के लिए एक लेवर खींचना है, और फिर ये खुद बंद होगा इस तरह से। हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ऊंची है, वो मैंने कवर किया था पहले टेस्ट ड्राइव में। और जहाँ तक बात इसकी ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज की, तो ये भी इसमें काफ़ी खूबसूरत दी गई है। इसमें ऊपर एक की स्ट्रिप कंटिन्यू कर रही है, और ये इसकी है थर्ड जनरेशन। इसकी अब नई शेप भी आ गई है 2023 से ऑनवर्ड्स, और वो गाड़ी भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये गाड़ी अगर आप एक दफ़ा ऑन करें तो ये हर लिहाज से पैसे पूरे करेगी, लेकिन आप इसको अगर लॉन्ग रूट्स यूज़ करें तब, अगर आप इसको छोटी मोटी गलियों में लेके जाना शुरू कर दें तो फिर ये गाड़ी आपको थोड़ा तंग करेगी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। बाकी रेम इसमें छोटे से आते हैं, अगर ये मेरे ख्याल से बड़े होते तो बेहतर था, बट इसमें बड़े का कोई खास मकसद बनता नहीं है, क्योंकि गाड़ी एक लग्जरी कम्यूटर है। इस पर ना आपने कोई बहुत सारा फ्लैशनेस सिखानी है, ना ही इस गाड़ी ने ऑफ रोडिंग करनी है, तो ये भी ओके हैं। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है, और ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव E4। और जहाँ तक बात है रेयर एंड की, तो यहाँ भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल में काफ़ी खूबसूरत है। टेल लाइट्स में सही ये बीफियर सी दी गई हैं, और उनमें ये LED स्ट्रिप्स कंटिन्यू करती हैं, और बाकी यहाँ पे भी काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। टेलगेट इस गाड़ी का सिंपल है, जो कि मैं इस तरह से ओपन करूँगा, और यह है अच्छा खासा बड़ा, और ट्रंक कैपेसिटी इसकी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो जाती है। थर्ड रो सीट्स इसमें बैक पे ये अलग अलग दी गई हैं 2, वैसे इनमें 3 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे आर्मरेस्ट दिए गए हैं, हेडरेस्ट दिए गए हैं। टोटल ये गाड़ी 7 सीटर है, इस तरह से कि 2 आगे 2 पीछे 2 ये 6 हो गई, और फिर एक बंदा सेंटर में बैठ सकता है।
इसमें सीटिंग कैपेसिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं सीट का लेआउट चेंज करके। और जहाँ तक बात है थर्ड रो सीट्स की, तो इनको आप फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी ज़्यादा स्पेशियस तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ लोग बिठाने हैं तो फिर आप इनको स्लाइड भी कर सकते हैं। अगर मुझे डिग्गी की स्पेस ज़्यादा चाहिए तो इन सीट्स को मैं स्लाइड करके आगे कर दूंगा और फिर यहाँ पे ज़्यादा लोग बिठा सकता हूँ। और अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे प्रॉपर रेल्स दी गई हैं जिन पे सीट्स खींच के आप पीछे कर सकते हैं और लेग रूम को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो बैक पेस में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, वाइपर आता है जो कि ऊपर स्पॉइलर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। यह कहीं मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। नई लैंड क्रूजर भी वाइपर यहाँ पे ऑफर करती है, उसका स्पॉइलर के अंदर नहीं होता। आई एम नॉट श्योर बाय। ऑलराइट, अब अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और जैसा कि मैंने टेस्ट ड्राइव में बताया था कि इसका डैशबोर्ड बहुत ही बड़ा है। इंजन बेस का काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है इस पर टेक्नोलॉजी की और लुक्स की, तो इसके लिहाज से पूरे नंबर हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से फीचर्स अच्छे खासे दिए गए हैं। लुक्स के लिहाज से ये इंटीरियर बहुत स्टनिंग है, स्पेशली यहाँ पीछे क्रोम और मेटल दिया गया है, ये इसकी फील को बहुत रोबस्ट और ज़बरदस्त बना रहा है। फिर इसमें स्टीयरिंग व्हील मेरे ख्याल से इससे बेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील सीधा सीधा वही है जो कि वियर्ड में आ रहा था इस एरा की। वही सेम स्पोक्स दी गई हैं, वही सेम कंट्रोल्स दिए गए हैं, बट इसमें ये थोड़े से सिल्वर वाले एरियाज ऐड किए गए हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रहे हैं। फिर इसके स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे रडार के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी का एडेप्टिव है, और इसके अलावा बाकी सारे वही कंट्रोल्स हैं जो कि आम गाड़ियों में आते हैं। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, और इसमें जो MID क्लस्टर है वो भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। RPM की जगह इसमें हाइब्रिड का पावर इंडिकेटर दिया गया है। और बाकी जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी सारी ही लेदर की फिनिश में है। डैशबोर्ड भी इसका सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। हालांकि यहाँ पे कंपनी चीप आउट करती हैं वैसे यूजुअली, बट इसमें चीप आउट नहीं किया गया। फिर यहाँ ये मेटालिक फिनिशेस दी गई हैं, एयर वेंट्स के सही ये बोल्ड से हैं, रोबस्ट से हैं, और इसमें फिर जो ये एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है। और उसकी वजह ये है कि जनरल स्क्रीन के अंदर फीचर्स की बहुत ज़्यादा नहीं आते, और वो फिर होती ही मोस्टली जैपनीज़ में हैं, तो उसको यूज़ करना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें ये चेंज की हुई है। बाकी इसमें स्क्रीन में ऑब्वियसली ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब है। फिर नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि इसमें डुअल जोन है, और क्लाइमेट कंट्रोल भी सेम वैसा है जैसा कि क्राउन में आता है। इसमें भी नैनो दिया गया है, डस्ट पार्टिकल फिल्टर, और ओवरऑल इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे हैं। फिर यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, और गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, S और S में करके मैं इसको मैनुअली भी चला सकता हूँ इस तरह से। ये चीज़ ऑफ रोडिंग में या किसी उतराई वाली जगह पे काम आती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फिर ये कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स काफ़ी सारे, और इनके ऊपर ये वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट तो है ही, बट ये ओपन भी दोनों तरफ से होता है, नई वाली लैंड क्रूजर की तरह, लाइक दिस। तो ये अगेन एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। सीट स्पेसिफिक गाड़ी में ये फैब्रिक की हैं, अगर लेदर होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट पाकिस्तान के लिहाज से फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये हार्श वेदर्स में ज़्यादा सही रहती हैं। ज़्यादा गर्मी में लेदर बहुत ज़्यादा तप जाता है, ज़्यादा ठंड में लेदर बहुत ठंडा होता है, तो उन दोनों केसेस में फैब्रिक ज़्यादा फिट रहता है। बाकी इसमें आर्मरेस्ट वगैरह पे डोर पैनल्स में जगह जगह लेदर दिया गया है। विंडोज़ की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर्स में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, और रूफ भी इसकी अच्छी खासी खुली है और ऊंची है। फिर इसके अलावा कैबिन लाइट्स इसमें ये LED में ही आती हैं कंपनी से, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और बाकी फीचर्स वगैरह इसमें डिसेंट दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर इसमें ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और असल चर्चा इस गाड़ी का शुरू होता है बैक पे। यहाँ पे ये गाड़ी एक तो डोर्स ऑटोमेटिक ऑफर करती है जो कि एक अच्छा लग्जरियस फीचर है। फिर यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें और भी बहुत सारी दी गई हैं, इस तरह से कि ये जो सीट है ये आप नॉर्मली यूज़ करें तो फिट है, लेकिन इसके फ्रंट पे लेग सपोर्ट भी दिया गया है जिसको मैं यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ, लाइक दिस। जितना मर्जी ऊपर करना है ऊपर करके इसको मैं लॉक कर दूंगा, और अब मैं यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ। फिर ये सीट सिर्फ यहाँ फिक्स नहीं रहती, इसको मैं स्लाइड भी कर सकता हूँ इस तरह से पीछे और आगे। तो ये अगेन मेरे ख्याल से कोई ज़बरदस्त चीज़ है। जितना मर्जी मुझे लेग रूम चाहिए मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, और ऑब्वियसली मैं इस तरह से इसको लिटा भी सकता हूँ, और मैं यूँ यहाँ पे सुकून से लेट के लग्जरी में ट्रैवल कर सकता हूँ। और इतनी लग्जरी आपको इवन लेक्सस 570 भी ऑफर नहीं करती। फिर जहाँ तक बात है अमेनिटीज़ की, तो इसमें ऊपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि अलग से प्रॉपर जोन है, और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ये एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है जो कि कैबिन की फील को बहुत ज़बरदस्त बनाती है। ऐसी लाइट्स आपको यूजुअली प्लेन्स पे देखने को मिलती हैं। इस एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। और उसके अलावा रूम की लाइट्स भी और इस लाइट की ब्राइटनेस को भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी इसमें फिर फ्रंट सीट्स के पीछे ये मल्टीमीडिया भी दिया गया है जो कि मैं यहाँ से ऑब्वियसली यूज़ कर सकता हूँ। एयर वेंट्स भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं। नीचे यहाँ पर रेल्स कंटिन्यू करती हैं जिन पे सीट्स की मैं कैपेसिटी को नीचे यहाँ पे रेल्स कंटिन्यू करती हैं जिनसे इन सीट्स की मैं सीटिंग कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे पावर आउटलेट्स भी हैं, ये आर्मरेस्ट भी हैं, कप होल्डर्स भी हैं, और रेयर विंडोज़ जो है इसकी ये वाली ये भी टिंटेड आती हैं। साउंड सिस्टम भी ये गाड़ी प्रीमियम ऑफर करती है। विंडोज़ ये वाली सिंगल टैप वाली हैं जिनको मैं इस तरह से रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ।
और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक गाड़ी 2.5 हाइब्रिड है। अब इसके बहुत बड़े डैशबोर्ड होने का मकसद ये है कि इसका इंजन, अब अगर देखें फ्रंट से, तो ये डैशबोर्ड के नीचे ही माउंटेड है। वैसे इसका जो हुड दिया गया है, ये फ्रंट पे दिया हुआ है छोटा सा, लेकिन इसमें कोई खास चीज़ें है नहीं। इंजन आपको पीछे नजर आएगा और यहाँ पे आपको इसकी सिर्फ हाइब्रिड मोटर नजर आएगी, और बाकी जो जहाँ से लिक्विड डलते हैं वो वाले इनलेट्स दिए गए हैं। बाकी ये इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये है ऑल व्हील ड्राइव, तो ये एक सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से, और ट्रांसमिशन भी इसमें ECVT आती है। हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी आपको एवरेज तो अच्छी देगी ही, बट इसकी राइड भी काफ़ी स्मूथ और स्टेबल है। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये 11-12 तो इजीली दे रही थी, जहाँ तक आपको मैंने शो करवाया है टेस्ट ड्राइव में। लेकिन अगर आप इसको और प्यार से चलाएं और लंबे रूट्स पे चलाएं तो ये 15-16 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब आता है जो इसकी राइड को और बेहतर बनाता है। और बाकी इसके ब्रॉन्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।